प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका। कक्षा 11 की मिड टर्म परीक्षाएं खत्म हो चुकी हैं और ये समय है टर्म 2 के लिए पढ़ाई शुरू करने का। और आपको पता है कि क्लास 11 के इतिहास में चैप्टर नंबर 7 बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं से आगे जो चैप्टर्स बचे हुए हैं उसमें चैप्टर नंबर 8 को छोड़ करके बाकी चैप्टर नंबर 11 तक सभी चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। कोरोना फिर से सिर उठाने लगा है। स्थितियां ऐसी होती जा रही हैं कि यह कहना बड़ा मुश्किल है कि किस रूप में एनुअल एग्जामिनेशंस लिए जाएंगे। ऐसी संभावना भी बन सकती है जब टर्म 1 की ही तरह टर्म 2 की भी एमसीक्यू या 1 मार्क क्वेश्चन पूछ करके एग्जामिनेशन पूरा करवाया जाए और उसके आधार पर रिजल्ट निकाला जाए। इसलिए इन सभी चैप्टर्स के जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू प्रश्न हैं उनको अच्छी तरह से पढ़ लेना बहुत जरूरी है। जैसे पहला सवाल देखिए कि दूरबीन का आविष्कार किसने किया। आपके पास ऑप्शंस हैं आइजैक न्यूटन, गैलीलियो, गुटेनबर्ग, प्रिस्ले, और इसका सही जो उत्तर है वो है गैलीलियो, यानी कि दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। तो दोस्तों, इसी तरह से और भी जो इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं उसको इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसलिए यदि आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल बटन जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाले जो वीडियोस हैं उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। दूसरा जो प्रश्न है आप देख सकते हैं, सोसाइटी ऑफ जीसस की स्थापना किसने की। ये आपके 4 ऑप्शंस हैं आपके सामने। इग्नेशियस लोयला, मार्टिन लूथर, विलियम हार्वे या फिर कैल्विन। इन 4 ऑप्शंस को अगर हम देखें तो सही उत्तर निकल कर आता है इग्नेशियस लोयला। इग्नेशियस लोयला ने सोसाइटी ऑफ जीसस की स्थापना की थी। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। दी पाइटा नामक चित्र किसकी कृति है, यानी कि ये जो चित्र है जिसका नाम है दी पाइटा, इसकी रचना किसने इसको बनाया था। और आपके पास ये 4 ऑप्शंस हैं, देखिए, डोनाटेल्लो, वेसिलिसियस, लियोनार्डो दा विंसी या फिर माइकल एंजेलो। और सही उत्तर जो इस प्रश्न का है वो है माइकल एंजेलो, यानी कि दे पाइटा नाम के चित्र को माइकल एंजेलो ने बनाया था। ये इसका सही उत्तर है। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ये देखिए, 4 पुनर्जागरण किस देश से प्रारंभ हुआ था। और आपके पास ऑप्शन है इंग्लैंड, इटली, फ्रांस या फिर जर्मनी। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है कि पुनर्जागरण का आरंभ इटली से हुआ था। ये उत्तर आप नीचे देख सकते हैं। दोस्तों, हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप भी है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, सबसे ऊपर वहां हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको मिलेगा। उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप के नाम से शामिल हो जाइए और वहां आपको इन सभी वीडियोस के पीडीएफ भी मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं और ये वाला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। धर्म सुधार आंदोलन का जन्मदाता कौन था? मार्टिन लूथर, जॉन विकी, गिबर्टी या फिर रूसो। और दोस्तों, सही उत्तर इसका है कि धर्म सुधार आंदोलन का जन्मदाता मार्टिन लूथर थे। अगला सवाल देखिए, डिवाइन कॉमेडी किसने लिखा था? डिवाइन कॉमेडी एक पुस्तक का नाम है और ये हैं आपके पास ऑप्शंस, वर्जिल, पेट्रार्क, सिसरो या फिर दांते। आइए इसका उत्तर देखते हैं। देखिए, सही उत्तर है दांते, यानी कि डिवाइन कॉमेडी नाम की जो पुस्तक है इसकी रचना दांते ने की थी।
अब देखते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 7, कागज का आविष्कार सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? ईरान, भारत, इंडोनेशिया या फिर चीन में? और इसका सही उत्तर है चीन। कागज का आविष्कार सबसे पहले चीन देश में हुआ था, इसलिए ये इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, इटली में पुनर्जागरण का जनक किसे माना जाता है? बोकासियो को, दांते को, पेट्रार्क को या फिर तासो को? और इस प्रश्न का सही उत्तर है पेट्रार्क, यानी कि इटली में पुनर्जागरण का जनक पेट्रार्क को माना जाता है, इसलिए ये इसका सही ऑप्शन है। दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आपको ये बात समझ में आ रही है और इन प्रश्नों से आपको फायदा हो रहा है, क्योंकि टर्म 1 में भी जितने वीडियोस हमने डाले थे उसमें से आपको मिड टर्म एग्जामिनेशन में काफी प्रश्न मिले थे, और इन्हीं वीडियोस में से जो क्वेश्चंस दिखाए गए हैं फाइनल एग्जामिनेशन में भी आपको यहां से प्रश्न मिलेंगे। इसलिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ में ये भी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं कि आप किस तरह का वीडियो आगे देखना चाहेंगे, तो हम उसी तरह का वीडियो आपके लिए लाएंगे जिससे आपको पढ़ने में सुविधा होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेसा, द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेसा नामक इन इटली नामक पुस्तक की रचना किसने की? द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेसा नामक पुस्तक की रचना किसने की? रॉन्के, बकहर्ट, केपलर या फिर गैलीलियो? और इसका सही उत्तर है बकहर्ट, यानी कि द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेसा इन इटली नामक पुस्तक की रचना बकहर्ट ने की थी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14, 14वीं शताब्दी में यूरोपीय इतिहास की जानकारी के स्रोत बताइए। मूर्तियां, चित्र, मुद्रित पुस्तकें या उपरोक्त सभी? तो देखिए 14वीं शताब्दी और उसके बाद से यूरोप के इतिहास के बारे में जो हमें जानकारी मिलती है उसमें मूर्तियां भी हैं, चित्र भी हैं और मुद्रित पुस्तकें भी हैं, इसीलिए ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है, यानी कि ये सभी मूर्तियां, चित्र और पुस्तकें हमें 14वीं शताब्दी से यूरोपीय इतिहास की जानकारी में मदद करती हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पूछ रहा है कि वेजेंटाइन साम्राज्य और इस्लामी देशों के बीच व्यापार के बढ़ने से किस देश के तटवर्ती बंदरगाह पुनर्जीवित हो गए? इटली के बंदरगाह, इंग्लैंड के बंदरगाह, फ्रांस के बंदरगाह या फिर जर्मनी के बंदरगाह? तो इसका सही उत्तर है इटली, यानी कि बेजेंटाइन साम्राज्य और इस्लामी देशों के बीच जब व्यापार बढ़ा तो इटली के बंदरगाह फिर से पुनर्जीवित हुए और इसका फायदा इटली देश को हुआ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, और यह प्रश्न पूछता है कि 12वीं शताब्दी में जब मंगोलों ने चीन के साथ रेशम व्यापार आरंभ किया तो इसका फायदा किसे मिला? 12वीं शताब्दी में जब मंगोलों ने चीन के साथ रेशम मार्ग के माध्यम से व्यापार आरंभ किया तो इसका फायदा पूर्वी यूरोपीय देशों को मिला, पश्चिमी यूरोपीय देशों को मिला, पूर्वी एशियाई देशों को मिला या फिर पश्चिम एशियाई देशों को मिला? तो इसका सही उत्तर है पश्चिमी यूरोपीय देशों को 12वीं शताब्दी में जब मंगोलों ने चीन के साथ रेशम मार्ग से व्यापार आरंभ किया तो इसका सबसे ज्यादा फायदा मिला। अब आइए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, किस साम्राज्य के पतन के बाद इटली के राजनैतिक और सांस्कृतिक केंद्रों का विनाश हो गया? सासानी साम्राज्य, पूर्वी रोम साम्राज्य, पश्चिमी रोम साम्राज्य या फिर उपरोक्त में से सभी आंसर आपको ठीक लग रहे हैं? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है पश्चिमी रोम साम्राज्य, यानी कि पश्चिमी रोम साम्राज्य के पतन के बाद
इटली के राजनैतिक और सांस्कृतिक केंद्रों का विनाश हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि इटली के पादुआ विश्वविद्यालय में मानवतावाद कब से पढ़ाया जाने लगा? और आपके ऑप्शंस हैं 1100 ईस्वी, 1200 ईस्वी, 1300 ईस्वी या फिर 1420 ईस्वी से। तो इसका सही उत्तर है इटली के पादुआ विश्वविद्यालय में मानवतावाद की पढ़ाई 1300 ईस्वी से शुरू हुई, इसलिए ये वाला सी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। अब देखिए यहां से कुछ क्वेश्चन हम 1 नंबर वाले करेंगे, यानी कि वो प्रश्न जिसमें आपको ऑप्शंस तो नहीं मिलेंगे लेकिन आपको सीधे उत्तर देने की जरूरत पड़ेगी। जैसे क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, फ्लोरेंस में विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 1349 ईस्वी। फ्लोरेंस में 1349 ईस्वी में विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, कैंटरबरी टेल्स के रचनाकार का नाम बताइए। कैंटरबरी टेल्स एक पुस्तक है और इसके रचनाकार का नाम क्या आपको पता है? नहीं तो हम बता देते हैं आपको। ये देखिए, कैंटरबरी टेल्स के रचनाकार का नाम है जेफरी चौसर, यानी जेफरी चौसर ने कैंटरबरी टेल्स की रचना की थी, इस पुस्तक को लिखा था। कहने का मतलब यह है कि प्रश्न इस तरह से भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए आपको दोनों ही तरह से एमसीक्यू के फॉर्म में और सिर्फ क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में प्रश्नों को याद करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, ऑटोमन तुर्कों ने कुस्तंतुनिया के विजेंटाइन शासकों को कब पराजित किया? यही आपको यहां ईस्वी बताना है। ये देखिए, इसका सही उत्तर है 1453 ईस्वी। ऑटोमन तुर्कों ने 1453 ईस्वी में कुस्तंतुनिया के बेजेंटाइन शासकों को पराजित किया। और अगला प्रश्न है, गुटेनबर्ग ने विभाज्य टाइप से, यानी कि मूवेबल टाइपराइटर जिसको हम लोग कहते हैं, इससे 1454 में किस ग्रंथ का प्रकाशन किया? और इसका सही उत्तर है बाइबल। यानी कि गुटेनबर्ग ने जब प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया तो सबसे पहले 1454 ईस्वी में उन्होंने बाइबल का प्रकाशन किया था, इसलिए इसका सही उत्तर है। तो ये एक एक नंबर वाले सीधे सीधे आंसर वाले प्रश्न हो गए। अब देखते हैं, पेट्रार्क को रोम में राज कवि की उपाधि से कब सम्मानित किया गया? पेट्रार्क को रोम में राजकवि की उपाधि से 1341 ईस्वी में सम्मानित किया गया। ये इसका सही उत्तर है। अब अगला सवाल फिर से देखिए, एमसीक्यू है और ये प्रश्न क्या कहता है? ये प्रश्न कहता है कि द लास्ट सपर नामक चित्र किसने बनाया था? माइकल एंजेलो, गुटेनबर्ग, लियोनार्डो दा विंची या फिर चौसर? तो अब देखिए, कई बार क्या होता है कि एमसीक्यू प्रश्नों के उत्तर को देने में सबसे पहले आपको यह देख लेना चाहिए कि डिस्ट्रैक्टर्स जो दिए हुए हैं वो कौन कौन से हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम गुटेनबर्ग की बात करें तो पिछले प्रश्न में हमने देखा था, यहां पर ये देखिए कि गुटेनबर्ग ने किस ग्रंथ का प्रकाशन किया, तो उसने बाइबल का प्रकाशन किया। इसका मतलब ये हुआ कि गुटेनबर्ग निश्चित रूप से एक चित्रकार नहीं था। वैसे ही चौसर की बात भी हमने पहले की थी यहां पर में कि कैंटरबरी टेल्स के रचनाकार कौन थे, तो जेफरी चौसर, यानी कि जेफरी चौसर भी एक लेखक थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों आंसर तो नहीं ही हो सकता। अब है माइकल एंजेलो और लियोनार्डो दा विंची, तो ये दोनों चित्रकार हैं। इस तरह से जो गलत आंसर्स होते हैं उनको पहले हमें अलग करना होता है और फिर सही आंसर को हमें ढूंढना होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है लियोनार्डो दी विंची। द लास्ट सपर नाम का चित्र लियोनार्डो दा विंची ने बनाया था। और अगला सवाल देखिए, यह सवाल भी ऑप्शन में तो सेम है कि किसने 1512 ईस्वी में सिस्टीन चैपल की छत पर चित्र बनाए? चैपल का मतलब चर्च होता है। तो अब यहां पर चित्र बनाए
तो इसका मतलब फिर यही बात हो गई कि गुटेनबर्ग नहीं होगा, चौसर नहीं होगा। अब यहां पर दो ऑप्शन है आपके पास, माइकल एंजेलो और लियोनार्डो विंची। तो इसका सही उत्तर है माइकल एंजेलो। यानी कि 1512 ईस्वी में सिस्टीन चैपल की छत पर माइकल एंजेलो ने चित्र बनाए थे। और अगला जो सवाल है वो है, कब पुर्तगाली गणितज्ञों ने सूर्य का अध्ययन कर अक्षांश की गणना की? कब का अर्थ है समय से, तो अब यहां पर ईस्वी आपको बताना है कि किस ईस्वी में पुर्तगाली गणितज्ञों ने सूर्य का अध्ययन कर अक्षांश की गणना की। और इसका सही उत्तर है 1484 ईस्वी में पुर्तगाली गणितज्ञों ने सूर्य का अध्ययन कर अक्षांश की गणना की। दोस्तों, इस तरह से आज हमने ये 22 इंपॉर्टेंट प्रश्न इस चैप्टर से किए। अगली वीडियो में हम फिर इसका अगला पार्ट लेकर आएंगे। तब तक आप इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिए। ऑल द बेस्ट।